नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो मेरे प्यारे साथियों, टी ट्रिपल एस बी के जो प्रीवियस पेपर हुए हमारे, इसके लिए पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो आज उसका वर्ष 2021 में जो पेपर हुआ था कॉमर्स का, उसका जो सब्जेक्ट पोर्शन है हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 100 से लेकर 132 या यूं कहा जाए 131 तक क्वेश्चन हम यहाँ पे शॉर्ट आउट कर चुके पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे ना, अप टू 200 तक, उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मित्रों अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस जो आंसर्स दिए हुए हैं, ये डी ट्रिपल एस बी के द्वारा एक्सेप्टेड आंसर्स हैं। ठीक है। हाँ, अगर किसी में कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो आपको यहाँ पर ज़रूर से भी ज़रूर हेल्प करते हुए चलेंगे। तो चलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसने साफ साफ कह दिया, कहता है ए डैश इन रिलेशन, ठीक है, टू एनी गुड्स मीन ए पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल। तो देखिए, कोई भी यहाँ पर एक व्यक्ति है ना भाई, व्यक्ति की बात करेंगे यहाँ पर, जो सामानों को या यूं कहा जाए गुड्स को या चीजों को बेचता या वितरित करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात देखो, बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो पर्सन कौन होता है, तो यहाँ पर उसको कहते हैं व्यापारी। क्या कहते हैं? व्यापारी उसको यहाँ पर कहा जाता है। अच्छा सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 133। 133 के अंदर कहता है, बोले बैंक रेट क्या होती है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बैंक रेट, तो यहाँ पे अलग अलग रेट्स होते हैं। आप सभी को पता है कि भी हमारा जो एपेक्स बैंक है वो कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई जो है ना, वो जरूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? लोन देता है। अब जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन आरबीआई इनको देता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पर कहते हैं बैंक रेट। क्या कहते हैं? बैंक रेट। अब आप ध्यान में रखो, कोई भी कमर्शियल बैंक है ना, आपको इस बैंक रेट से कम पे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। वो हमेशा जब भी आप लोन लेने के लिए जाओगे ना, या तो वो अगर बिल्कुल ही मंदी का दौर है तो वो बैंक रेट तो कम से कम आपसे लेगा ही लेगा। ठीक है, तो यानी कि वो हमेशा आपके ऊपर जो बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से लोन लेने पर, वो हमेशा बैंक रेट से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो बैंक रेट कौन सी रेट है? तो कहता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। तो स्टेटमेंट जो आंसर ए है ना, वो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 134। तो 134 तो यहाँ पे डिलीटेड क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ हम चलते हैं। तो 135 में क्या बोलता है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, अकॉर्डिंग टू होम। ठीक है, क्या कहता है भाई, किसके अनुसार या किसने कहा स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। भाई सांख्यिकी क्या है? बोले एक न्यूमेरिकल या यूं कहा जाए संख्यात्मक स्टेटमेंट है। ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का एक संख्यात्मक यूं कहा जाए भी स्टेटमेंट है। इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। कहते हैं कि भी एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी तथ्यात्मक सूचना जो किसी भी विभाग के अंदर एक दूसरे के संबंध में यहाँ पर क्या है, रखी गई है। तो क्या है, इसको किसने कहा? तो कहता है ये पर्सन हमारे पास है बोवेल। बोवेल ने ये स्टेटमेंट हमारे को दी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 136 के अंदर इसने क्या कहा? इसने कहा, या इस क्वेश्चन के अंदर है, विच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ कलेक्शन या कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। कहते हैं कि आपके पास है ना, एक दो तीन तीन यहाँ पे तरीके बताए गए हैं डाटा कलेक्शन करने के। आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी डाटा कलेक्शन का तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले प्राइमरी डाटा को समझना होगा यार। तो देखिए, डाटा है ना, हम यहाँ पे जो तरीका होता है ना, जिस तरीके से कलेक्ट करते हैं और जिस यूँ कहा जाए कि समय पर कलेक्ट कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पे इनको प्राइमरी या सेकेंडरी में बांटा जा सकता है। डाटा को हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में बांट सकते हैं। तो देखिए, जो डाटा हम पहली बार, ठीक है, जो डाटा हम पहली बार यूँ कहा जाए कि भी प्राप्त कर रहे हैं लोगों से, तो वो होता है हमारे पास कौन सा? बोले प्राइमरी डाटा, जिसका कलेक्शन पहली बार होता है।
ठीक है, यानी कि हम खुद से अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी। और सेकेंडरी कहता है पहले से ही कोई डाटा कलेक्ट हो चुका है, हम तो बस अपनी जरूरत के मुताबिक उस डाटा का यूज कर रहे हैं, तो वो डाटा कहलाता है सेकेंडरी। तो यहाँ पर कहता है कि भी वो कौन सा मेथड है जो प्राइमरी डाटा, प्राइमरी का मतलब यानी कि पहली बार कलेक्शन हो रखा होगा। तो तीनों मेथड में से कौन सा है जहाँ पे प्राइमरी और यूँ कहा जाए पहली बार डाटा कलेक्ट होता है? तो पर्सनल इंटरव्यू, जी हाँ, ये भी प्राइमरी डाटा का जो कलेक्शन का सोर्स है। शेड्यूल, ये भी, और यूँ कहा जाए कि भी कॉरेस्पॉन्डेंस, और यूँ कहा जाए रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो भाई ये भी हमारे पास क्या है भाई, ये भी हमारे पास प्राइमरी डाटा कलेक्शन की एक तकनीक है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 137। 137 में क्या कहता है? तो कहता है एक ग्राफ है भाई, एक ग्राफ है ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज। तो कहते हैं ग्राफ है जो कि कम्युलेटिव यानी कि संचयी आवृत्तियों के वितरण को दिखाने का काम करता है। उस ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उस ग्राफ को हम यहाँ पे ओजीव कर्व के नाम से जानते हैं। कौन से ग्राफ के नाम से जानते हैं? ओजीव ग्राफ के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 138। इसके अंदर क्या कहता है भाई? तो देखिए, जो मूल रूप से धन और आय के वितरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, एक एक टूल के बारे में कहता है, कैसे भी कहता है, तो समझिए कि भी डैश है जो मूल रूप से धन और आय के वितरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है सर, अब इसका उपयोग लाभ, मजदूरी और टर्नओवर के वितरण आदि का स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। ये फैलाव का अध्ययन करने की एक ग्राफिकल विधि है, और यह दोहरा संचयी प्रतिशत ग्राफ है जिसका उपयोग वस्तुओं की असमानताओं और सीमाओं का निर्धारण करने में किया जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो आंसर है ना वो लॉरेंज कर्व है भाई। इस लॉरेंज कर्व को अगर आप समझोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये ऐसे होता है और ये ऐसे कुछ कर्व इसके अंदर खींची जाती है। जहाँ तक मुझे अंदेशा है, बीच वाली साफ ही कर लेना। तो ये लॉरेंस कर्व कहलाती है भाई, इस तरीके से इसको मेंटेन करा जाता है, दिखाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसके अंदर देखिए ये क्या कहता है? चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। आपने गलत स्टेटमेंट को चुनना है, इनमें से कौन सी है? तो चार स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। ठीक है, चारों स्टेटमेंट में से आपने गलत को चुनना है। तो तीन यहाँ पर सही होंगी और एक यहाँ पर गलत होगी। जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपने चुनना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट जिन्होंने आंसर लिख रखा है, एक बार उसको देख लो क्या कहता है। ये कहता है द ओनली पर्पज ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन इज टू एक्सेस, ठीक है, सॉरी असेस है, असेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। तो कहते हैं एक औसत की एकमात्र, या यूं कहा जाए कि भी एक फैलाव, डिस्पर्शन का मतलब यहाँ पे इसने फैलाव की बात करी है। तो फैलाव को मापने का एकमात्र उद्देश्य औसत की विश्वसनीयता का आकलन करना। ये स्टेटमेंट सरासरी यहाँ पे गलत है। बाकियों की तरफ न जाते हुए सीधा इस आंसर की तरफ ही चले। ठीक है, तो यहाँ पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 140। 140 इसके अंदर क्या कहता है? ये कहता है देखिए 140 ही है, नहीं, हाँ 140 है। तो ये क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द आरबीआई, ठीक है, यानी कि आरबीआई के द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू करा जा रहा है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किस लिए? तो कहते हैं मीटिंग द टेम्पररी डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि खर्चों को और जो हमारे पास एक भी टेम्पररी जो डेफिसिट क्रिएट हो गया है उनको पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट इशू करे जाते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट है भाई, क्या है? गवर्नमेंट, उसको एक्सपेंडिचर करने होते हैं और उसको यूं कहा जाए कि भी कहीं ना कहीं से इनकम रिसीव होती। अगर किसी कारण से ऐसी कंडीशन बन जाए, यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम, तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमारा लगा उसका भी तो जुगाड़ कहीं ना कहीं से करना होगा। तो इसके लिए जो सरकार है ना, वो आरबीआई को कुछ डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए कहेगी। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पर बताना है। उसका नाम है ट्रेजरी बिल। क्या नाम है? ट्रेजरी बिल, यानी कि राजकोषीय बिल इसको यहाँ पर, या विपत्र इसको यहाँ पर कहा जा सकता है।
अब चलो मेरे प्यारे मित्रों अगले सेशन की तरफ, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 141 को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर कारण और परिणाम की बात करी जाएगी। क्या कहता है, सबसे पहले तो असर्शन ए को समझ लेते हैं। इसने कहा आरबीआई ऑफ आरबीआई इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन मनी मार्केट। तो बिल्कुल ये, हाँ ये बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है इन अप्रैल 1988 it set up the discount and finance power house of India to perform the functions of establishing the money market in India। तो भारत में मनी मार्केट को यूं कहा जाए एस्टैब्लिश करने के लिए 1988 के अंदर यहाँ पर DFHI नामक एक जो है कि भी यूं कहा जाए कि भी प्लान सेटअप किया गया आरबीआई के द्वारा। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, लेकिन एक दूसरे का क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही दोनों हैं लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो सेकंड यहाँ जो हमारे पास है बी है वो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में चलते हैं। 142 में क्या कहा इसने, ये कहता है विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज आर द मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। कहते हैं इनमें से कौन सा तरीका है जिसके थ्रू कैपिटल को इशू किया जा सकता है, यूं कहा जाएगा भी एक लिहाज से शेयर्स को इशू किया जा सकता है, वही चीज यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन या चार चार तरीके आपको बताए हैं। यहाँ पे कहता है भी कैपिटल इशू करने का तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे ऑफर ऑफ सेल बिल्कुल है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट बिल्कुल है, राइट इशू बिल्कुल है, बिड ऑन ऑफर ये नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे क्या कहता है, ये कहता है कि भी आपका क्वेश्चन नंबर 143 के अंदर क्या लिखा है इसने, इसने लिखा इनसाइड ट्रेडिंग रेफर्स टू ट्रेडिंग इन द script of a company by person having access to dash price sensitive information to make private gain and और reduce losses। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ प्लान बना रखा है कि नियर फ्यूचर में वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगी जिससे उसके शेयर्स की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ सकती है, यानी कि भविष्य में अंशों की कीमत बढ़ सकती है। या कंपनी कुछ एक प्लान बना के बैठी है जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल और कंपनी के कैपिटल को इम्पैक्ट कर सकता है। तब उस सिचुएशन में कंपनी से जुड़ा हुआ एक पर्सन इसी अनऑफिशियल या यूं कहा जाए कि भी यूं का डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पर्सनल फायदा, या यूं कहा जाए जैसे कि भी उसको पता लगे कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है ना अब 200 हो जाएगी पहले 100, यानी कि अभी मार्केट प्राइस 100 का चल रहा है और नियर फ्यूचर इसकी ये जो प्राइस है वो 200 कर दिए जाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये अपने पर्सनल कैपिटल गेन के लिए इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके खुद का फायदा कराता है। तो इसके ऊपर हालांकि सेबी काफी स्ट्रिक्ट है और वो ऐसी पॉलिसीज को या ऐसे तरीकों को इलीगल मानता है, लेकिन फिर भी हमारा काम तो यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो कहता है अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन का तो सभी ने यूज कर लेना है। जो व्यक्तिगत संपर्क के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, वो एक काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है बाय द सेबी। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 144। 144 के अंदर क्या बोला इसने, इसने कहा दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो है कि भी स्ट्रीम्स दी गई हैं, तो उनके अंदर बताना आपने कि क्लासिकल थ्योरी जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे लागू होता है। तो यहाँ पे पहला ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी में भी ये लागू होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वहाँ पे भी होता है, और साइंटिफिक तीनों तीनों में ये लागू होता है, यानी कि एक दो तीन कहाँ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोले सब जगह पे लागू हो रहा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 144 तो हो गया, 145 है। इसने क्या कहा, ये भी एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है भाई जो किसी पर्सन द्वारा कही गई है, हमने उस पर्सन का नाम बताना है कि ये किसने कही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अध्ययन का एक क्षेत्र है जो संगठन की प्रभावशीलता को सुधारने और इस तरह के ज्ञान को लागू करने के उद्देश्य से संगठनों के भीतर व्यवहार पर व्यक्तियों समूह और संरचना के प्रभाव को डालता है। तो ये बात कही है किसने, किसने कही है भाई, स्टीफन पी रॉबिन्सन ने। किसने कहा,
स्टीफन पी रॉबिन्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद इससे अगले स्टेप पे क्वेश्चन नंबर 146 पे ये कहता है कि भी एक पर्सन हु रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिस बाय देयर एम्प्लॉय टू आउटसाइड इज नोन एज, उसको यहाँ पर सीधा सीधा विसल ब्लोअर कहा जा सकता है। हिंदी में कहीं तो मुखबिर, यूं कहा जाए गुप्त सूचनाएं देने वाला व्यक्ति। तो जो इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं थी वो इन्फॉर्मेशन इसने पहली बार ओपन मार्केट में लॉन्च करी, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पर विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आवाज उठाने वाला व्यक्ति इनको यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 147। 147 के अंदर क्या कहता है, तो कहता है देखिए आपको सही करेक्ट मार्क्स यानी कि जो बात है स्टेटमेंट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। भाई किसी भी पर्सन का जो एटीट्यूड है उसको बनाने के लिए जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए एटीट्यूड को समझ लेते हैं पहले। एटीट्यूड का मतलब है तो किसी भी चीज़ को देखने समझने और सुनने की जो हमारी क्षमता है उससे लेकर भाई हम कैसी थिंकिंग रखते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या बिजनेस के बारे में, तो हमारा एटीट्यूड। अब ये किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है, तो सबसे पहला तो ये हमारे आसपास के समाज से यानी कि जो सोशल लर्निंग होती है ना इससे प्रभावित होता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग्स बोले नहीं ये नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डी यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो सवाल आ गया वो हमारे पास ओनली एक और तीन, ये आप ध्यान में रख लेगा, यहाँ पर इसका आंसर निकल के आ रहा है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हमारे पास है, ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है 148। अब 148 के अंदर है ना आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो इधर है ना आपको क्या दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और फिर यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले बात करें इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान दें तभी होगा जब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे। फिर कहता है स्केल सॉरी लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन इफेक्ट की बात करता है। तो भाई हाँ प्रमोशन इफेक्ट तो लार्ज स्केल पर सेलिंग करनी है, तो यहाँ पर जो प्रमोशन है वो सब के सब कहाँ करेंगे, बोले कहता है कि भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे इसको सही सॉरी सॉरी सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इसको यहाँ पे किया जाएगा। किस कॉन्सेप्ट के अंदर, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इसको यहाँ पर किया जाएगा। ओके सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो अगला सवाल या अगला पॉइंट है वो कहता है प्रोड्यूस्ड व्हाट कंज्यूमर नीड, कहता है वो बनाइए जो ग्राहक चाहता है। तो ये मार्केटिंग के अंदर आता है, यानी कि हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो सी के अंदर आ जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि ये कहाँ पे चला जाएगा, बोले प्रोडक्ट जो कहा जाए कॉन्सेप्ट के भी यहाँ पे चला जाएगा। और इम्प्रूविंग सोसाइटीज वेलबींग, तो यहाँ पर सोसाइटीज़ के वेलबींग के लिए काम करना, तो हमारे पास ये क्या सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर इसको कंसीडर किया जा सकता है या यूँ कहा जाए मिलाया जाए। तो मैच द फॉलोइंग हमारे पास कंप्लीट है भाई, जैसा भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर वही हाँ, पहले का 4 बिल्कुल सही, दूसरे का 3, 6 का जो हमारे सी का हमारे पास है 5 और डी का, ये सारे आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यही है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है 149, 149 में क्या लिखा, तो कहता है व्हाट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड टोटल मार्केट फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। तो इसने क्या कहा, सीधा सीधा किसी उत्पाद या सेवा के लिए कुल बाजार को कई छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि प्रत्येक समूह के सदस्य मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में समान को ही प्रक्रिया कहा जाता है। जो भी है यहाँ कारकों के संबंध में समान को ही प्रक्रिया कहा जाता है, अजीब सा है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है तो आंसर क्या होगा, तो देखिए इसको मार्केट सेगमेंटेशन है, यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों की क्वालिटीज़ क्वालिफिकेशंस लिविंग स्टैंडर्ड आदि को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को अलग अलग एरियाज़ के अंदर सेगमेंटाइज कर देते हैं, मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को इसने यहाँ पर लिया है। अब इससे अगला सवाल हमारे पास है 150 के अंदर। तो 150 में कहता है व्हाट आर स्पेसिफाइड या स्पेशलिटी गुड्स, तो स्पेशली गुड्स क्या होती है उनके बारे में आपने जवाब देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ क्या कहता है, तो कहता है एक क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद जो है कि भी perceived unique characteristics such that consumers are willing to spend
स्पेशल एफर्ट्स टू बाई दैम। तो कहते हैं ऐसी वस्तुओं को हम विशिष्ट वस्तुएं कह सकते हैं जिनको खरीदने के लिए ग्राहक को कुछ स्पेशल इफेक्ट और यूँ कहा जाए कि भी बहुत तगड़ी परचेजिंग जो है डिज़ायर उसकी वहाँ पर होनी चाहिए, तभी इसको कर पाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास हो चुका है। 150 के बाद जो अगला स्टेप हमारे पास यानी कि 32 के बाद हम 50 तक पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे 8 और यूँ कहा जाए कि भी 10-18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर। इसके अंदर क्या कहता है? ये कहता है जी क्वेश्चन जो है कि भी चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, इसमें से इनकरेक्ट को आपने जो है क्या करना है, चूज करना है, छांटना है। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया हुआ पहले से वो कहता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका विक्रय बढ़ता चला जाए तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऐसा किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हाँ ये चीज़ गलत है सर, कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के बाद है ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास 52 की बात करते हैं। 52 के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसने यहाँ पे लिखा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, फिर से आ गया ये, क्या कौन सी असर्शन है? इसने कह दिया असर्शन ए, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन that perform a variety of irrelated and coordinated functions in the movement of goods from purchaser to consumer। तो देखिए एक चैनल है वितरण करने का, जिसके अंदर यहाँ पे जो वेरियस इंटर रिलेटेड और कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस है ना वो परफॉर्म करे जा रहे हैं, इसके लिए सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसको हम यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही जानते हैं। फिर यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बात करते हैं कि मोस्ट प्रोड्यूसर्स डू नॉट सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। के बहुत सारे जो कहा जाएगा सेलर हैं वो सीधा कस्टमर्स को चीज़ें नहीं बेचते। दे मेक दे मेक यूज ऑफ वेराइटी ऑफ इंटरमीडियरीज known as the middleman। These middlemen who take title to goods या title goods और assist in transferring the title of goods as they move from the producer to the consumer। तो ये कौन सा है भाई? देखिए इसने बात बताई कि भी हाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बोले हाँ। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यहाँ पर बोला कि भी हाँ देखो इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर कन्वे करी जा रही होती है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा होता है। तो कहते हैं दोनों ही सही हैं और जो रीज़न है ना वो ए का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे अगले सवाल 153 के ऊपर चलते हैं। 153 में क्या कहता है तो एक बार उसको देख लेते हैं। उसने कहा, कहता है कि रीड द सिचुएशन गिवन बिलो एंड क्लासीफाई इट। ये आपको एक कंडीशन एक सिचुएशन दे रहा है तो आपने उसको पढ़ना और उसको क्लासीफाई करना कैसे। तो यहाँ पे कहता है रीड द सिचुएशन, तो क्या है? एक कस्टमर वॉक्स इनटू ए जनरल मर्चेंट शॉप एंड वाइल बाइंग डव। जब एक कस्टमर है एक मर्चेंट शॉप के अंदर या मॉल कह लो कहीं पे भी गया और वहाँ पर वो खरीदने के लिए गया था डव सोप, तो तभी उसका ध्यान गया इस चीज़ के ऊपर, तो ही कैन गेट स्टेनलेस स्टील स्पून फ्री इफ शी बाइज संतूर सोप। कहते हैं उसको एक फ्री जो है स्टील की चम्मच मिलेगी अगर वो संतूर सूप परचेज करता है। और देयर फॉर द बजट संतूर या यूँ कहा जाएगा भी शी या जो कंज्यूमर अबाउट संतूर शॉप। तो यहाँ पे डव लेने के लिए गए थे लेकिन संतूर पे स्कीम दिखी तो संतूर खरीद लिया। तो ये किसका उदाहरण है? तो कहता है क्या ये विज्ञापन है? तो जी नहीं। क्या ये पब्लिसिटी है? जी नहीं। विज्ञापन को हम यहाँ पर पैसे देकर कराते हैं, पब्लिसिटी को हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। लोग है ना खुद से हमारी तारीफें करते तो पब्लिसिटी कहलाती, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्वालिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इट इज़ नाइदर एन एडवर्टाइजमेंट और अ प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों अभी की क्लास के अंदर इतना ही भाई, थोड़ा सा मिलते हैं फिर सवेरे एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। ये बाकी के जो बचे हमारे पास लगभग जितने भी क्वेश्चन उनको मॉर्निंग की क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद कर देंगे। और हाँ प्लीज़ अगर आप DSSB की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एग्ज़ाम फैक्ट जो एप्लीकेशन उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और क्वालिटी कोर्सेज़ का यहाँ पर आनंद लीजिए।
मज़ा लीजिए और अपने करियर को चार चांद लगाइए। कोई बात नहीं मेरे मित्रों प्यारों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।